नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में अपराध पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खीरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और साथ ही थाना अध्यक्ष निराला तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लूट व चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी व लूट का माल भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही तीनों अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं गैंग के कई सदस्य अभी भी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई है, जिसका उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराध पर सख्ती से रोक लगाना है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में अमरोहा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को थाना रजबपुर क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उसकी 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ घटित दुष्कर्म को घटना के संबंध में थाना रजबपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 206/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 65(2) BNS एवं धारा डा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अमरोहा पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरोहा पुलिस द्वारा की गई सशक्त वैज्ञानिक एवं विधि सम्मत विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन तथा प्रभावी न्यायालयीय पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 19 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं कुल 40,000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह दंडादेश महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति अमरोहा पुलिस की अलर्ट और साथ ही अटूट प्रतिबद्धता, अधिकारियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधों पर और साथ ही मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत प्रभावशाली को स्पष्ट रूप से प्रभावशीलता को दर्शाता है। 2025 को थाना रजबपुर क्षेत्र में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। तत्समय तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तभी से लगातार पैरवी की जा रही थी और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के कारण 6 महीने के भीतर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा कराई गई है। 9 अगस्त 2025 को थाना रजबपुर क्षेत्र में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। तत्समय तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तभी से लगातार पैरवी की जा रही थी और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के कारण 6 महीने के भीतर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा कराई गई है। 9 अगस्त 2025 को थाना रजबपुर। खबर ललितपुर से है, जहां जलभराव और राख प्रदूषण से त्रस्त 200 ग्रामीणों ने छोड़ा ग्रामवास। आपको बता दें, मेचरबारा में स्थित बजाज पावर प्लांट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट के निर्माण और संचालन के बाद ग्राम की प्राकृतिक जल निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है, जिससे बरसात के मौसम में पूरे गाँव में पानी भर जाता है और हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बारिश के दिनों में लोगों के घरों के ऊपर से पानी बहता है, दीवारें कमजोर हो रही हैं और घरेलू सामान तक नष्ट हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है, हर साल बरसात आते ही गांव टापू में तब्दील हो जाता है। कई परिवारों के घरों में कई दिनों तक पानी नहीं रहता है और साथ ही भरा रहता है पानी, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ और गंदे पानी की वजह से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना रहता है और साथ ही स्थिति से मजबूर होकर करीब 200 ग्रामीण परिवारों ने गाँव छोड़ दिया है और साथ ही वे अपने खेतों में अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अपने ही गांव में रहना अब उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जान माल की सुरक्षा को देखते हुए या कठोर जान माल की सुरक्षा के तहत फैसला लेना पड़ा है और खेती किसानी पर भी संकट है। ग्रामीणों ने प्लांटों में से निकलने वाली राख ऐश को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि हवा के साथ उड़कर आने वाली राख उनकी फसलों पर जम जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी घट रही है और गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य फसलों की पैदावार, बुआ पर असर पड़ता है। और साथ ही सैकड़ों किसानों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि मेहनत और लागत के बावजूद उन्हें अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रशासन से गुहार लगाई है ग्रामीणों ने और मांग की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और प्लांट प्रबंधन को जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने का आश्वासन दे।
क्या नाम है आपका? हीरा क्या समस्या है? साहब जो घर डूब गया पानी से, किस कारण? प्लांट से। आपका हमारा नाम है गणपत। क्या हो गया आपके इस मकान को? अरे मकान पूरा पानी नाले से गिर गया, जो क्या भूसा किस वजह से? नाले की तरफ से बारिश में पानी गिरता है, प्लांट का पानी छिप गया तो पूरा मकान गिर गया। देखो तो भूसा सारा भीग गया। प्लांट के अधिकारियों को नहीं बताया आपने? अरे बे नहीं सुनता, SDM आए, लेखपाल सब कुछ नहीं करते हैं, सब प्लांट वाले सब साठ ले पैसा। क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते हैं भाई सुरक्षा होनी चाहिए, क्या जो मकान गिर रहे हर चीज। क्या समस्या है? समस्या साहब बहुत है, जगह कमरा नहीं आए, भैंसें आनी पैगी जो है नाला लगो से जो है किस वजह से? एक मिनट। प्रकाश, क्या समस्या है? ये समस्या है साहब के पानी की वजह से देखो पूरे घर गिर पड़े। किस चीज से पानी? तो प्लांट की वजह से, नाला की। अधिकारियों से शिकायत अधिकारियों की? से कई बार शिकायत कर दी, मतलब कोई सुनता ही नहीं है। प्लांट के अधिकारियों से कहा? हाँ कहा है। किससे? उनसे अजीत सिंह से कहा है और पाठक जी से कहा है, सबसे कहा है, वे कोई नहीं सुनते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हमें नहीं है कोई मतलब नहीं, आप ही जानो। क्या क्या समस्या आ रही है आप? ये पानी की वजह से सब पूरे घर गड़ पाए, यहाँ नहीं रह पाए, फिर खेत पे पहुँचे साहब से, वहाँ भी दिक्कत है, राख पड़ रही है, धूल, खाना नहीं बना पा रहे साहब। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर कल्याणपुर के आवास विकास 3 नंबर में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पनकी से कल्याणपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आवास विकास 3 नंबर के पास सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। आसपास के लोग दौड़े और कार सवार युवक को सामने स्थिति निजी अस्पताल ले गए हैं, जहां डॉक्टरों ने कन्नौज निवासी बी फार्मा के छात्र प्रथम पांडे को मृत घोषित कर दिया है, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है और साथ ही पुलिस ने दिवंगत छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल कन्नौज के इंदरगढ़ निवासी आर्यन यादव, कन्नौज थाना क्षेत्र के पनियारीपुरवा निवासी सत्यम पाल और कन्नौज के सौरख निवासी आकाश यादव को सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आकाश यादव की भी मौत हो गई। बताया जा रहा कि दिवंगत छात्र मंदना के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते थे और देर रात वह अपने पनकी स्थित एक कॉलेज के दोस्तों से मिलकर वापस अपने हॉस्टल जा रहे थे। हादसे में पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है और घटना में स्विफ्ट कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त कार किसी भाजपा के नगर अध्यक्ष की बताई जा रही है। पुलिस ने स्वजन को घटना की सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोगों की मौत। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई कर रही है? कल थाना क्षेत्र कल्याणपुर में एक दुर्घटना घटित होती है देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास, जिसमें एक तेज कार जाकर के पेड़ से टकरा जाती है। स्विफ्ट डिज़ाइन गाड़ी होती है। ये पनकी से कल्याणपुर थाना क्षेत्र की तरफ आ रही थी और वहाँ पर इसका एक्सीडेंट होता है। कार में 4 लड़के सवार थे, जिनका नाम आर्यन यादव, सत्यम पाल, आकाश यादव और प्रथम पांडे। इसमें जैसे ही घटना घटी तो तत्काल इनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है, जहां पर आकाश यादव और प्रथम पाल की मृत्यु हो जाती है। जो शेष 2 मजरूर जो है उनको अग्रिम इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है। ये सभी मूलतः कन्नौज के रहने वाले थे, जो इनके परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो मृतक है, उनकी बॉडी मॉर्चरी भेजी गई, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर की गाड़ी मिली है? अभी इसके बारे में जांच अभी चल रही है। गाड़ी किसके नाम पर थी, इनके पास लाइसेंस था या नहीं था, ये इसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। जैसे ही जो भी जानकारी होगी तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। महोबा जनपद की सदर विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया के तहत नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई तेज हो गई है और साथ ही 19,000 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। एसडीएम और उनकी टीम अलग अलग केंद्रों पर दस्तावेजों की जांच कर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण कर रही है। प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं सुनवाई स्थलों पर प्रशासन के सहयोग की लोग जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 19,383 ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका नाम
नाम मतदाता सूची में मैप नहीं हो पाया था। इन मामलों के निस्तारीकरण की जिम्मेदारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम शिवज्ञान पांडे के नेतृत्व में की जा रही है और इसके साथ ही 17 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 स्थानों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं वे निर्विरोध तिथि पर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहे और अधिकारियों द्वारा मौके पर उनके कागजातों की जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार उनका निस्तारण किया जा रहा है। शिवध्यान पांडे ने बताया, आपको बता दें कि हवेली दरवाजा निवासी मुशीर सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें नोटिस मिलने के बाद आज सुनवाई के बाद बुलाया गया था। और साथ ही वहीं नारायणपुर नौकाना में रहने वाली ललिता ने बताया कि एसआईआर में नाम न होने पर सूचना मिलने के बाद वे तहसील पहुंची, जहां प्रशासन ने न केवल उनकी समस्या सुनी बल्कि समाधान भी किया है। हमारी विधानसभा में 17 AERO हैं और मैं एक ERO और इस प्रकार 5 जगह सुनवाई चल रही है। 19,383 नो मैपिंग हमारे वोटर हैं, नोटिस निर्गत हुए हैं। आज जिनकी तिथि 21 तारीख लगी हुई है वो उपस्थित हो रहे हैं अपने कागजात लेकर के। सभी से अच्छे से कागजात देखे जा रहे हैं और सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जा रहा है। कब तक ये सर सुनवाई चलेगी? ये निरंतर रोज 150 लोगों की मैक्सिमम सुनवाई करनी है। सभी लोग 150 की संख्या में रोज सुनवाई करेंगे और ये कार्यवाही अग्रिम जब तक सभी मतदाताओं की सुनवाई नहीं हो जाएगी चलती रहेगी। अच्छा, आज कहाँ आए हैं आप लोग और किस तरीके का नोटिस आपको प्राप्त हुआ था और कैसी सुनवाई हो रही है, किस तरीके से अधिकारियों का आपको सहयोग मिल रहा है? सुनवाई के लिए तो बहुत सही है इधर पे, और नोटिस मिला था इस वजह से क्योंकि एसआईआर में जो है हम लोगों का नाम नहीं आया था 2003 की लिस्ट में, तो उसका नोटिस आया था। अब जो कागज मंगाए थे यहाँ पे एसडीएम साहब ने, तो वो लेके हम उपलब्ध हुए और बकायदा सब काम ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, बहुत सहूलियत से सब काम हो रहा है। तो क्या किस तरीके का नोटिस मिला था और कैसी सुनवाई हो रही है यहाँ पर? सर, हम तहसील में आए थे, नोटिस मिला था वोटर लिस्ट। हमारी यहाँ सुनवाई हो रही है, अच्छे से काम चल रहा है। सभी अधिकारी सुन रहे हैं ना? हाँ, सभी सुन रहे हैं सर। किसी प्रकार की कोई परेशानी समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं ना, कोई परेशानी, सब अच्छे से चल रहा है। बहराइच के जंगल से निकलकर घर में घुसा तेंदुआ सीसीटीवी में हुआ कैद। तेंदुए को देख कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। कुत्तों की भौंकने की आवाज सुन उठे घर वाले। काफी देर तक घर के पास चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। आबादी के ओर तेंदुए के मूवमेंट से इलाके में दहशत का माहौल। बहराइच के थाना सुजौली इलाके के मटेही गांव का मामला।
जनपद बिजनौर के धामपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 7 में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय उत्कर्ष सिसोदिया पुत्र टिकेंद्र सिंह निवासी वैशाली नगर जयपुर राजस्थान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक बीते 12 जनवरी 2026 को धामपुर शुगर मिल गेस्ट हाउस में एक सप्ताह रुकने के लिए आए और वहां तभी से गेस्ट हाउस के कमरे में रुका हुआ था। सुबह लगभग 10 बजे तक कमरा नहीं खुला तो गेस्ट हाउस कर्मी ने वहां पर जाकर देखा। कमरे में गेस्ट हाउस में शव बेड पर देखकर हड़कंप मच गया। सूचना पाकर एसडीएम स्मृति सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभय कुमार पांडे व कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 21/1/26 को प्रातः लगभग 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि गेस्ट हाउस धामपुर शुगर मिल में एक व्यक्ति जो 12 जनवरी से रह रहे थे उनकी आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और जानकारी करने पर पाया गया कि मृत व्यक्ति का नाम उत्कर्ष पुत्र टिकेंद्र सिंह सिसोदिया, जो मूलतः वैशाली नगर जयपुर के रहने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। शरीर पर किसी प्रकार का कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चंदौली जिले के शहाबगंज ब्लॉक अंतर्गत केराय गांव में बुधवार को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने एक युवती को सरेआम लाठी डंडों से पीट दिया है। महज 26 सेकंड में युवक पर आपको बता दें कि 24 लाठियों से हमला किया गया। पीड़ित जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और दवा लेकर लौट रहा था। युवक पीड़ित की पहचान केआर गांव निवासी 25 वर्षीय लादेन के रूप में हुई है। वहां दवा लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर अचानक हमला कर दिया और युवक का सिर पर वहां पर गिर पड़ा और साथ ही इसके बावजूद दबंगों ने उसे नहीं बख्शा और बेरहमी से पीटते रहे। वीडियो में कैद हुई बर्बरता घटना के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। जमीन पर पटक कर लाठियां बरसाई गई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में आक्रोश खड़ा हो गया। हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर पीड़ित को किया गया है। घटना के बाद जब अस्पताल वहां आपको बता दें आसपास के लोग जुटे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों को सूचना मिलने पर घायल युवक को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल चंदौली रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर बदायूं से ही, जहां मनरेगा का प्रारूप बदलकर कमजोर ग्रामीणों को और कमजोर कर रही है भाजपा। सुनीता सिंह पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार ब्लॉक म्याऊ के ग्राम म्याऊ में अंबेडकर पार्क में एसआईआर और मनरेगा चौपाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रेम कुमार द्वारा आयोजित की गई एवं ब्लॉक उसावा के ग्राम रसूलपुर में यही चौपाल अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शाहरजा द्वारा आयोजित की गई। चौपाल को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस के BLA 1 और साथ ही SIR के कोऑर्डिनेटर ओमकार सिंह ने कहा कि गहन पुनरीक्षण में फॉर्म नंबर 6 और 7 बगैर सत्यापन के द्वारा जमा किए जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिली है और इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र आज जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन कार्यालय में भी आज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे बूथ लेवल एजेंट आगे आने वाले शनिवार को बूथों पर जाकर चेक करें कि बिना सत्यापन के फॉर्म 6 या 7 जमा नहीं होने चाहिए। और जिला कांग्रेस की मनरेगा कोऑर्डिनेटर और जिला पंचायत कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मनरेगा का जो प्रारूप बदला गया है उसको लेकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और मनरेगा का प्रारूप जैसे ही पहले की सरकार ने गठित किया है उसी प्रकार होना चाहिए, जिससे कि कमजोर मजदूर को कमजोर ना हो जाए वो और ज्यादा। और साथ ही उन्होंने उपस्थित ग्रामीण वासियों से मोबाइल नंबर 9370100606 से डायल कराकर विरोध दर्ज करवाया है एवं अपील भी की है कि ग्रामवासी जो इस नए मनरेगा प्रारूप के खिलाफ है वो यह नंबर डायल कर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। थोड़ी सी शक्ति दे दी थी, उस शक्ति को भी छीनकर सिर्फ 5 किलो अनाज पर और 2000 सम्मान निधि पर पूरी क्या निर्भर कर और इनकी जो आर्थिक शक्ति हमने थोड़ी मजबूत करने का सोचा था वो बिल्कुल ताकत छीन ली जाए। और इनकी वैसे भी ये पूंजीपतियों की सरकार है,
आप सबको पता है ये अंबानी अडानी जैसे लोगों की सरकार है, उन्हीं के लिए नीतियाँ बनती हैं, उनके लिए 1 रुपए बीघा पे आपने कहीं देखा है कि ज़मीन बिक रही हो? 1 रुपए। अडानी को बिहार में 1 रुपए बीघा के हिसाब से हज़ारों बीघा ज़मीन दे दी गई। तो ये ज़मीन किसकी है? तो आप जैसे हम जैसे लोगों की। कोई सरकार ने थोड़ी अलग से ज़मीन पैदा कर दी इस देश में, वो तो जो हम लोग। खबर श्रावस्ती से है, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल भिनगा के कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के दिशा निर्देशन में 19 जनवरी से 2026 तक आपको लगातार बता दें जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी के क्रम में सीमा चौकी सोनपथरी और ककरदरी और साथ ही गुज्जर गौरी के जवानों ने सीमावर्ती प्राथमिक विद्यालय में प्रभात फेरी निकाली है। प्राथमिक विद्यालय लालपुर टिपरा और गजोबरी और भचकाई में छात्र छात्राओं ने एसएसबी जवानों के साथ मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया है और देशभक्ति के नारे लगाए हैं। प्रभात फेरी के दौरान पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बच्चों में राष्ट्र प्रेम, एकता और देश के प्रति समर्पण की भावना साफ दिखाई दी। सीमावर्ती क्षेत्र में युवाओं को राष्ट्र की गौरवशाली इतिहास से जोड़ने की यह पहल सशस्त्र सीमा बल की ओर से सराहनीय मानी जा रही। प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से मचा हड़कंप। खबर मुरादाबाद से है, जहां पीएससी से लेकर कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड और कई क्षेत्र अधिकारियों के साथ एसपी क्राइम घटनास्थल पर देर रात तक मौजूद रहे। एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे प्रेमी प्रेमिका पुलिस के द्वारा की जा रही पूछताछ। प्रेमी प्रेमिका की मौत से मचा हड़कंप। मुरादाबाद पुलिस घटना को लेकर कर रही इन्वेस्टिगेशन। दोनों की संदिग्ध मौत को लेकर परिवार वालों में मचा कोहराम। पकवाड़ा थाना इलाके के उमरी सब्जीपुर की घटना। मेरा नाम सब बबलू सैनी, ग्राम प्रधान उमरी। क्या घटना हुई आपको? घटना तो सर ये पता नहीं मामला कितने दिनों से चल रहा था, तो अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला कि इनकी तरफ से आज तहरीर भी दी गई थी। कुछ छानबीन से ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया गया है। उस छानबीन में शायद बॉडी भी बरामद हुई है। बाकी जानकारी पुलिस वाले वो ले रहे हैं। क्या नाम है दोनों? लड़की का नाम इसमें काजल है और लड़के का नाम अरमान है। आपस में प्रेम प्रसंग की रिश्ते में? हाँ, प्रेम प्रसंग तो शायद सुनने में आया कि प्रेम प्रसंग चल रहा है इनका। जी क्या ये करती थी लड़का? जी, क्या काम करती थी लड़की? लड़की तो शायद पढ़ रही थी अभी और लड़का वैसे ही मेहनत मजदूरी करता था। कितनी कितनी उम्र है? लड़की की उम्र है करीब 18 प्लस है और लड़का करीब 24 प्लस है। गाँव में पुलिस फोर्स तैनात थी? गांव में पूरे गांव हाँ पुलिस फोर्स तैनात है, सब सुरक्षा बल आए हुए हैं। और देखो दोनों के सब बरामद हो गए और वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी शायद नदी के आसपास कहीं मिली है। सर, पापड़ा थाना इलाके की उमरी सब्जीपुर में घटना सामने आई है। क्या घटना है और क्या कार्रवाई है? देखिए, आज प्रातः एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि उमरी सब्जीपुर में एक लड़का गायब है। उस पर पुलिस ने गुमशुदगी लिखी थी। शाम तक उसके पिता की तरफ से एक एफआईआर आई है कि 3 लोगों ने उसके लड़के की हत्या कर दी है। वो एफआईआर दर्ज करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।
खबर हरदोई से है, जहां अवैध पशु तस्करी एवं पशु परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना शाहबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना शाहबाद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 31/26 धारा 3 पशु अत्याचार अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण में दिनांक 20 जनवरी 2026 को एक डीसीएम वाहन को अव्यवस्थित एवं मानकों के विपरीत पशुओं का परिवहन करते हुए रोका गया। जाँच के दौरान वाहन में लदे पशुओं को अमानवीय ढंग से ले जाया जाना पाया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान उवैश पुत्र खालिद निवासी मोहल्ला मोहम्मद थाना कस्बा शाहबाद जनपद हरदोई तथा इरफान पुत्र रफीउल्लाह निवासी मोहल्ला सेरान पट्टी पश्चिमी कांट थाना कांट जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई है। समन में थाना शाहबाद पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 31/26 धारा 3 पशु अत्याचार अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार, उप निरीक्षक दीपक कुमार, उप निरीक्षक अतुल गुप्ता एवं कांस्टेबल अमरजीत थाना शाहबाद जनपद हरदोई की सराहनीय भूमिका रही है। जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी अवैध पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता के विरुद्ध अभियोग आगे से भी सख्ती से जारी होगा और दोषियों के विरुद्ध कठोरात्मक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फरियाद लेकर पहुंचे दर्जनों महिला पुरुष पीड़ितों के साथ कथित तौर पर कुछ अधिवक्ताओं ने गाली गलौज और मारपीट की। बताया जा रहा कि थाना रोजा क्षेत्र से जुड़े करोड़ों रुपए की भूमि विवाद की शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष डीएम कार्यालय पहुंचा था। आरोप है कि शिकायत के दौरान कुछ वकीलों ने न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की है। हालात उस समय और बिगड़ गए जब हंगामे की सूचना पर कवरेज के लिए पहुंचे पत्रकारों के साथ भी कथित रूप से बदसलूकी की गई है और आरोप है कि एक पत्रकार का मोबाइल फोन तोड़ दिया गया और उन्हें कवरेज से रोका गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि हम लोग न्याय मांगने आए थे लेकिन हमारे साथ मारपीट की गई, हमें धमकाया गया, शिकायत वापस ले लो। पीड़ित महिलाओं ने अधिवक्ता राकेश शर्मा और महेश चंद्र पर मारपीट और मोबाइल छीनने जैसे गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील परिसर यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाए। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित और पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सभी ने जिला प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि आरोपी स्वयं को सत्ता और मंत्रियों का करीबी बताकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान इस मामले पर सामने नहीं आया है। खबर इटावा से है, जहां इटावा में 15 जनवरी को रात नंदन कानन एक्सप्रेस से चुराए गए बच्चों को राजकीय रेलवे पुलिस ने बरामद किया। अलीगढ़ से मिर्जापुर तक की रेलवे पुलिस की कई टीमों ने रात दिन एक करके सफलता पाई है। बच्चा चुराने वाले आरोपी ने पुलिस को बहुत झकाया है। लंबी जांच के बाद आखिरकार दादरी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कानपुर तक आरोपी सीसीटीवी कैमरे में दिखा है लेकिन वहां से वो फिर पुलिस की नजर से ओझल हो गया। आरोपी ने एक दंपति को 3.5 लाख रुपए में बच्चा देने का सौदा किया था। एडवांस में 1 लाख रुपए भी ले चुका था। रेलवे पुलिस ने फिर अलीगढ़ स्टेशन से जांच शुरू की और यही उसे बड़ी सफलता मिली थी। आरोपी सोनू सिंह बुलंदशहर के शिकारपुर का रहने वाला पत्नी सहित हुआ गिरफ्तार। बच्चे को पाकर बच्चे की मां और नानी बेहद खुश। रेलवे स्टेशन पुलिस ने भूरी भूरी प्रशंसा पुलिस की जा रही। गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरा
कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है? ये दिनांक 14/15 की रात में नंदन कानन एक्सप्रेस से महिला अपने 10 माह के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी कोडरमा के लिए। और उसे जो जानकारी हुई, उसका कहना था कि 1 से सवा बजे के बीच उसकी सीट पे उसका बच्चा नहीं मिला और जो को पैसेंजर बैठा हुआ था वो लेकर के कहीं उतर गया। इसकी जानकारी उसने मिर्ज़ापुर स्टेशन पे जाके दी, जहाँ पर मैं 0 एफआईआर पंजीकृत हुआ। कंटेंट जो एफआईआर का था उसमें उसने ये लिख कर के दिया कि जो को पैसेंजर था उसने इटावा जंक्शन के पास, इटावा में जब ट्रेन गुजरी तो वहाँ पर मैं मुझे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिसके बाद मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। उस पर 16 तारीख को इटावा में मुकदमा पंजीकृत किया गया क्राइम नंबर पे लेकर के। और नंदन कानन एक्सप्रेस के जितने भी स्टॉपेज थे इटावा से लेकर के और आगे के स्टेशनों के, उसके सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। करीब फतेहपुर स्टेशन पे नंदन कानन जब पहुंचती है और ट्रेन का मूवमेंट होता है, उस समय बच्चे को लेकर के उतरता हुआ वो व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी सीसीटीवी फुटेज से आगे नगर निगम के और बाकी जो शहर में सीसीटीवी लगे हैं, वहाँ से मूवमेंट करते हुए टीम बस अड्डे तक पहुंची फतेहपुर। वहाँ करीब 2 घंटे वो रहा था। उसके बाद वो बस से चढ़ करके आया कानपुर और कानपुर के बाद से उसकी फुटेज नहीं मिली। फिर टीम बना दी गई थी इसमें आरपीएफ की और इंस्पेक्टर अलीगढ़, इटावा और टुंडला की टीम हमारी लगातार मूवमेंट में थी और जगह को ट्रैक कर रहे थे। इस पे अलीगढ़ से जहाँ से वो महिला चढ़ी थी, वहाँ की फुटेज को जब चेक किया गया तो को पैसेंजर उससे बात करता हुआ और उसके साथ ही मूवमेंट कर रहा था लगातार। ट्रेन में भी साथ चढ़ा था। उसने जब टिकट लिया था तो टिकट को चेक किया गया, उसमें फ़ोन यूपीआई से उसने पेमेंट किया था, जिसके आधार पर मैं उसके मोबाइल नंबर मिले, मोबाइल नंबर को ट्रैक किया गया। कई और नंबर निकले, उसके बाद उसे ट्रैप किया गया है और ट्रैप करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 3.5 लाख रुपए में हमारा सौदा हुआ था और अशोक और उसकी पत्नी पूनम के पास बच्चा है, उसको लेकर के आए हैं और बच्चे की सकुशल बरामदगी हुई है। अभियुक्त जो बच्चे को उठाया था उसका नाम सोनू सिंह है और ये शिकारपुर का रहने वाला है। बच्चे का मेडिकल कराया गया है, वो स्वस्थ है और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ये गिरफ्तारी हुई है, जो बच्चा बरामद हुआ है, इसमें सबसे अहम रोल किस चीज़ का है? जैसे सीसीटीवी है या पुलिस टीम ने किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी की? इसमें एक जो आरपीएफ है हमारी, जीआरपी है हमारी, अलग-अलग स्टेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये लीड नहीं था कि बच्चा किस स्टेशन पे उतरा है और ना वो महिला ये बताने की स्थिति में थी। जो टाइमिंग उसने दिया था 1 से सवा बजे, उस समय ट्रेन कानपुर पार कर रही थी। तो उसके बाद ये स्थिति बनती है कि अगर 1 और सवा बजे उसके अनुसार हमारी जानकारी हो गई तो कानपुर के आसपास और बीच में जिस-जिस जगह ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है, चाहे जो नॉर्मल स्टॉपेज है या आउटर पर में स्टॉपेज हुए, तो वो सारी चीज़ों को खंगाला गया, तब जाकर के फतेहपुर में ये चीज़ें ट्रैक हो पाई थी। हमारे थानाध्यक्ष खुद ही गए थे, वहाँ की टीम ने भी एक एफर्ट किया था सीसीटीवी फुटेज देखने में। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई, महिला ने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि यही व्यक्ति है जो हमारा उतरा है। वहाँ से हमें उसके फुटेज मिले थे, लेकिन वो व्यक्ति कौन है ये महिला नहीं जान रही थी, क्योंकि महिला के साथ वो व्यक्ति तकरीबन 4 से 5 घंटे रहा था और बाकी जो ट्रेन में रहा था वो साथ में रहा था। जिस व्यक्ति बच्चे को खरीदा है, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि बच्चे को खरीदने? उसके पास जो अभी तक पूछताछ में बात आई, उसके पास एक बेटी है और उसे एक बेटे की प्रत्याशा थी कि एक बेटा मेरे पास हो जाए, तो उसके क्रम में ये तय हुआ था और इसमें 1,10,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी उसने कर दिया था। बाकी पैसे ये हुआ था कि जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब लीगल वे में हम तुमसे लेंगे, तो उसके बाद हम तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। ये जो संपत्ति है, ये करते क्या है, इनका कारोबार क्या है? ये चाउमीन का जो बनता है, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो चाउमीन का जो ड्राई पार्ट होता है वो ये सप्लायर है। सर, इसमें आपने जिस तरीके से बताया कि फोन पे से इसने टिकट लिया था, वो कहीं न कहीं सबसे बड़ी लीड पुलिस को मिली थी। हाँ, वो लास्ट की फेज जब भी ये नहीं ट्रैक हो पा रहा था कि वो बंदा कौन है, फोटोग्राफ से हम अपने डाटा में और जगह भी इस तरीके की घटना वाले हैं, उसको हम मैच करा रहे थे, कोई आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये नहीं पता कि वो बंदा कहाँ का रहने वाला, क्योंकि बंदा बुलंदशहर, शिकारपुर का रहने वाला,
दंपत्ति नोएडा दादरी के रहने वाले, जिनको चाहिए था, और वो चढ़ा था ट्रेन से अलीगढ़ से। तो ये क्योंकि रेलवे के साथ क्या हो जाता है कि जो लिंक है वो बड़े लंबे पड़ जाते हैं, जिले के साथ तो एक जिले के अंदर हो गया तो बड़ा लंबा सा एक लिंक हो जाता है, तो उसके लिए एक इशू होता है। लेकिन ये लीड, लास्ट की लीड जब आई है कि हाँ उसको ये भी देख लिया जाए कि टिकट उसने कहाँ से लिया है, तो उसमें ये आया कि हाँ नहीं, टिकट काउंटर पे, और उसने यूपीआई से पेमेंट किया है। बच्चे को खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच में क्या करें? आपस का एक बहुत दूर का रिलेशन है उनका, वो दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित हुए हैं। ये दंपत्ति जो है उनको पता था कि बच्चा जो आया वो चोरी का है? हाँ, पेमेंट उन्होंने किया था, पेमेंट किया था। खबर गाजीपुर से है, जहां दबंगों ने महिलाओं को उनके साथ की है मारपीट और दबंगों द्वारा महिलाओं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। जमीन विवाद में दबंगों ने महिला को पीटा है। महिला शादियाबाद थाना क्षेत्र के बभनौली गांव की है, जहां जमीन विवाद के दौरान दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर 22 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारा नाम सिद्धू कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? हम बमनौली अंतराजपुर के रहने क्या वाले। घटना हुई है? घटना हुई है, हमारा जगह था और पड़ोसी लोग बाहर से बदमाश गुंडे बुलाकर हमारी जमीन को कब्जा कर रहे थे। तो हमारी घर की औरतें थे, बच्चे थे, तो वो गए और उनपे एकदम हमला, हाथी से, टंगा से, टांगी से, जैसे भी हुआ, बंदूक से, मतलब अपना उससे बंदूक छोड़े नहीं, बाकी बंदूक की लेयर से सब मतलब वो अपना घटना वहाँ की है। हमारे पास वीडियो भी है, तहदीद भी दे दिया है शादियाबाद, और उस पे अपना मेडिकल चल रहा है, काम मतलब आगे चल रहा है। ये पहली बार ऐसी घटना हुई या पहले? नहीं, कल से हड़काया जा रहा था कि आप घबराइए मत, तुम तोहन के जान से मरवा देंगे, कोई नहीं बचेगा, तुम लोग को दिया बनिया बेकार हो, तुम क्या कर सकते हो। मतलब हमला करने वाले औड़ियार के अनिल राजभर और सुनील राजभर एक इन्वेस्टर हैं, और वहां से तस्तीरी का काम करते हैं। वो सब सब साथ में, सब हथियार और वीडियो दोनों इनको बनाया गया है। हथियार में सब लैस थे। जी माया। क्या घटना हुई आपके साथ? सर हम लोग जमीन के मतलब वो सब हमारी जमीन है, उस पे वो सब कब्जा कर रहे थे, तो हम लोग गए हैं उसको रोकने के लिए। तो सर वो सब पूरा बंदूक वगैरह हथियार लिए थे, सब क्या बोलते हैं सर, वो टांगी लिए था, बंदूक लिया था, और पूरा अब हम लोग को, फिर हम लोग मना किए तो सब वार कर दिए मारने के लिए, सब मारने लगे हम लोगों को। और क्या किए कि वो हम लोग को अपने बंदूक के बेट से पीछे से सर मार दिया, सर फट गया। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।